हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। रुद्रदेव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपको मेवाड़ वंश कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। आज मेवाड़ वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, एग्जाम में अक्सर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। हमें इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीका से पढ़ना चाहिए और एक क्वेश्चन नहीं, उस संबंधित और रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छी तरीका से पढ़ने चाहिए। तो देखिए, मेवाड़ वंश से प्रश्न। मेवाड़ वंश की इतिहास की प्रश्न। मेवाड़ वंश का इतिहास पढ़ाया है, जिसके कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर, चाहे क्वेश्चन नंबर डालें या नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताऊं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन, राणा सांगा ने, ध्यान से सुनिए, राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? ये प्रश्न है। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? ये क्वेश्चन। ऑप्शन आप कई एग्जाम दिए आपने, कंपटीशन एग्जाम काफी दिए, उनमें देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आते हैं। बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध। ये 4 ऑप्शन। राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन में इसमें खानवा दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, ये खानवा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, पहले यहाँ मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था उस समय में कहता था कि आपको प्रश्न को चाहे एक बार के स्थान पर 2 बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सही रूप से प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। अगर प्रश्न सही नहीं पढ़ा तो आप जानते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे। इसमें राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? इस बयाना के युद्ध में पराजित किया था बाबर। ठीक है, ठीक। ये 1527 में लड़ा गया था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में इस बाबर को पराजित किया था। इसने राणा सांगा ने। राणा सांगा ने कई युद्ध जीत लिए थे। खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध, ये 4 युद्ध लगातार जीत गया था। तब राणा सांगा का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो प्रश्न पूछा जाए कि राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। ये
कारण था कि खानवा के युद्ध में बाबर के सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इस मुआयना के युद्ध में साला की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरीका से हराया था। ठीक है, और इसी कारण ये खानवा के युद्ध में बाबर के सैनिक मैदान की ओर नहीं जा रहे थे, ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो आपको प्रश्न है, ध्यान रखना, राणा सागा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? बयाना के युद्ध में पराजित किया। किसको? बाबर को। आगे अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं, मुगलों और महाराणाओं या महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, वे थे। ये प्रश्न देखो, प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी गई है। हालांकि इसको डायरेक्ट कह दिया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसका युद्ध कहा जाता है? हाथियों का युद्ध कहा जाता है, ये भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न की प्रकृति बदल दी, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई वे थे। तो वो जिन्होंने वीरता दिखाई थी वो हाथी में देखिए, मैं आपको इस प्रश्न का आंसर देता हूं। आपका नाम सुना है लूना, एक का नाम है राम प्रसाद। दो हाथियों का नाम सुनाया आपने, और ये दोनों हाथी लूना और राम प्रसाद ये प्रताप के थे, महाराणा प्रताप के। अकबर की देखो गज मुक्त और गजराज, गज मुक्त और गजराज, ये दो हाथी अर्थात दोनों हाथी किधर थे? अकबर की ओर से। यही तो है कि इस युद्ध को हाथी का युद्ध कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को। क्यों? क्योंकि प्रताप की ओर से लूना, राम प्रसाद, और अकबर की ओर से गजमुक्त और गजराज दोनों हाथी। ठीक है, युद्ध होता रहा और उस युद्ध में इन हाथियों का उपयोग किया गया कि इन हाथियों के पूंछ से तलवारें बांधी गई थी, और जिस प्रकार हाथी पूंछ हिलाता गया और आगे चलते गए, सेना से मार काट होती गई और सैनिक गिरते गए। हाथियों के द्वारा सैनिकों को रोका गया था। राम प्रसाद पहले लूना को छोड़ा, इधर से प्रतापगढ़ से फिर राम प्रसाद को छोड़ा, लेकिन इन दोनों हाथियों पर काबू कर लिया था लास्ट में, क्योंकि इनके जो हाथियों को चलाने वाले महारथी थे उनके पीछे से गोली लग गई थी। तो एक तो लूना और राम प्रसाद और गजमुक्त और गजराज ये हाथी थे। कभी प्रश्न आए और ऑप्शन में ये आए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों की जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, वे लूना राम प्रसाद प्रताप की ओर से और गजमुक्त और गजराज अकबर की ओर से। हालांकि मानसिंह जो सेनापति था, उस मानसिंह के हाथी का नाम मर्दा था।
ये हाथी किसके पास था? मर्दाना हाथी मानसी के पास था। तो ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका कारण यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 को, 1576 को। और भी डीपली प्रश्न पूछ दिया जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कब बनाई गई, कहाँ बनाई गई थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनाई गई थी वो अकबर का किला, अकबर का किला या मैग्नीज का किला के अंतर्गत बनाई गई थी। और ये कहा है अजमेर में। अकबर किला या मैग्नीज का किला अजमेर में है और वहां पर बैठ करके योजना बनाई गई थी इसकी हल्दी घाटी के युद्ध की। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूं साथ साथ। देखिए इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि 1679 ईस्वी को, 1679 ईस्वी को मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राशि के मध्य उत्पन्नकर्ता का प्रमुख कारण था। क्वेश्चन है 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राज सिंह के मध्य, राणा राज सिंह के मध्य कटता का कारण है। कटता का या वैमनस्यता का या विरोध भावना का कारण है। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब का राणा राज सिंह के मध्य कटता का कारण है। देखिए आपको बताया 1657, 58 और 59, 62 तक औरंगजेब के मध्य, औरंगजेब के जो परिवार में संघर्ष हुआ था, औरंगजेब ने संघर्ष किया था राजगद्दी के लिए, ठीक है। तब तो राज सिंह ने इसी का साथ दिया था, किसका? औरंगजेब। लेकिन 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राणा साना के मध्य कटता हुई, उसका प्रमुख कारण है, मैंने ये आपको अभी पढ़ाया था, मैं सीधा एक क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूं कि शादी, इसकी कटता का कारण है शादी। और शादी किससे की गई थी? चारुमती से। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो किशनगढ़ की राजकुमारी देवहा। चारुमती या डायरेक्ट लिख दो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह, और यहां से कटता बढ़ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इससे कंफ्यूज होता है कि औरंगजेब का साथ देता है वो राज सिंह, जब उत्तराधिकारी लड़ता है वो औरंगजेब, लेकिन बाद में जाकर दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जिसका कारण क्या है, ठीक है। और ये कारण तो आप भी जानते हैं कि लड़ाई का कारण जर जोरू जमीन, तीन चीज ऐसी है जो लड़ाई का कारण बनती है। भाई भाई को दुश्मन बना देती है, ठीक है। दोस्त दोस्त की दोस्ती को खत्म करवा देती है, रिश्तेदारी को भी खत्म करवा देती है। वो तीन चीजें विशेष रूप से आप ध्यान रखना, स्टूडेंट लाइफ है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जर जोरू और जमीन, जर जोरू जमीन, तीनों चीज ऐसी है जो कटता
जोरू का गुलाम देखा होगा हमने, जो भी है जोरू का गुलाम, पत्नी, जमीन जायदाद और धन संपत्ति। तो ये है, अर्थात किसके ऊपर हो रही है लड़ाई? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किसने कर लिया था? राजसिंह ने कर लिया था। इस कारण इनमें कटुता हो गई थी, क्योंकि मत राजसिंह और औरंगजेब को मत। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब का राणा राजसिंह के मध्य कटुता का कारण क्या है? तो आपको आंसर लिखना होगा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह। ये इसका आंसर है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के महाराणा शाह ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेवाड़ के राणा साला ने मेवाड़ के राणा साला ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? पराजित किया। अब देखिए, इब्राहिम लोदी को मेवाड़ के राणा साहा ने खातौली के युद्ध में पराजित किया। ऑप्शन भी साथ साथ ही देखते रहना भाई। ईसा बाटी के युद्ध में भी, खातौली के युद्ध में भी, तो जो ऑप्शन आए, अगर खातौली आए तो खातौली, ठीक है, बाटी का युद्ध आए तो बाटी, और ऑप्शन खातौली आ रहा तो खातौली, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ या कहाँ किया गया? ये प्रश्न आता है। ऑप्शन में कई एग्जामों में ये आया हुआ है। ऑप्शन में नंबर 1 गोविंदा, नंबर 2 कुंभलगढ़, नंबर 3 उदयपुर और नंबर 4 आहड़। ठीक है, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये प्रश्न, गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, आहड़, ऑप्शन आ गए। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि आपने जब महाराणा प्रताप पढ़ा है तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ या नहीं? क्योंकि यह है इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार तो गोकुंदा में और दूसरी बार कुंभलगढ़। अब विद्यार्थी असमंजस में हो जाते हैं इस प्रश्न में कि करें तो करें क्या भाई, किसको करें, गोकुंदा को करें या कुंभलगढ़ को करें? क्योंकि राज्याभिषेक तो दोनों में हुआ है। अगर प्रश्न आता कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया, तब तो आप कर देते गोकुंदा में, ठीक है, या फिर महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक तब कुंभलगढ़, ठीक है। अब ऐसे सीधे प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्न पिछली बीएसटीसी की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, उससे पिछली भी बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी उलझन में हो जाते हैं। अब ऑप्शन में वो भी नहीं आया 1 और बी या 1 और 2, ये भी नहीं आया, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्यों 1 और 2 अर्थात दोनों जगह महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तो भी दिक्कत नहीं, तो समस्या बढ़ जाती है। तो आपको समस्या का हल निकालने के लिए ये तरीका है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पूछा जाए आपसे, तो आप आंसर करके आएंगे गोकुंदा, क्योंकि इसमें सीरीज नहीं पूछी गई है, इसमें ये नहीं पूछा गया है कि पहली बार या दूसरी बार डायरेक्ट पूछा गया है। तो पहली बार तो सर्वप्रथम तो गोकुंदा में राज्याभिषेक हुआ, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा गोकुंदा, क्योंकि 2 बार से जो बीएसटीसी की
एग्जाम में आ रहा है ना, तो वहां भी यही माना जा रहा है क्या गोगंदा। कई एग्जाम, बड़ी बड़ी एग्जामों में भी ये प्रश्न उठा कर रख देते, महाराणा प्रताप का राज्य कहा गोगंदा कोमलगढ़ दोनों अवसर देते हैं, लेकिन वे आंसर क्या मानते हैं, गोगंदा मानते हैं। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, अगर दोनों कंडीशन आए, ऐसी कंडीशन आए कि दोनों ही स्थानों के नाम आ रहे हो, तो आपको करके आना है क्या गोगंदा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्पष्ट कर दिया है। और इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, ए अर्थात गोगंदा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, ये प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का क्या नाम दिया गया। आपको पता है कि रतन सिंह के समय 300 मेवाड़ का शासक था रतन सिंह, रावल रतन सिंह, और 303 ईस्वी में इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ, अर्थात अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और जिसमें रावल रतन सिंह मारा गया। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, और उस समय ये चित्तौड़ पर अधिकार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन ये वापस दिल्ली चला गया। और इसका पुत्र था जिसका नाम था खिजर खां, इसके पुत्र का नाम क्या था, खिजर खां, खिजर खां। और इस खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़ के किले का नाम रख दिया था खिजराबाद। प्रश्न पूछा जाए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, खिजराबाद नाम दिया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जलालाबाद, मोमिनाबाद, जलालाबाद, उसको जालोर को क्या नाम दे दिया, जलालाबाद। तो ये कई मिलके होते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको तो ये ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था खिजराबाद नाम, खिजराबाद नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, खिजराबाद नाम दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, ये मेवाड़ का पहला साका भी था, ध्यान रखना। रतन सिंह, रावल रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हुआ, इसमें ये व्यक्ति मारा गया था, इसकी रानी थी पद्मिनी, उसने जौहर किया था। ठीक है, इस प्रकार इसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, चित्तौड़ के किले पर अधिकार करना जरूर प्राप्त हुआ था इसको, और ये मेवाड़ का प्रथम फर्स्ट शाखा कहा जाता है। क्यों, कि उसमें इसने केसरी किया था गोरा और माधव के साथ में मिलकर के, और इसके साथ गोरा और माधव जो वीर सेनापति थे, इसके पद्मिनी के भाई और चाचा, और पद्मिनी ने किया था जौहर, और इन्होंने किया था केसरिया। तो केसरिया और जौहर जब दोनों एक साथ युद्ध होते हैं तो उससे कहा जाता है शाखा। और इस प्रकार मेवाड़ में पहली बार ये हुआ था, और इसे ही मेवाड़ का क्या कहा जाता है, फर्स्ट शाखा कहा जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया, और वो नाम दिया गया था अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर, खिजराबाद नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्यादातर क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो आज से 5 साल बाद पहले 7 साल पहले पूछ लिए गए थे। अब इस बार क्या है, उनको उठा करके और रख देते हैं, या फिर उनको उठा कर नहीं रखते तो उनसे संबंधित ही प्रश्न रख दिए जाते हैं। और उनसे संबंधित प्रश्न रख दिए जाते हैं तो लेवल उनको बढ़ते हैं, तो उनके टच वाले प्रश्न रखते हैं, तो उससे आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, और आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? ये अब देखो भाई, आपको बताया कि जब आपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा था तब उसमें आपको बताया कि महाराणा प्रताप का पठान सेनापति हाकिम खां सू, एक ये था और एक था पूजा, ये भील था। तो दो ही सेनानायक थे, हाकिम खां सू एक सेनानायक, दूसरा ये भीलों का सरदार, ये पठान से। तो उसमें ये नहीं आएगा और ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा, तो आपको करके आएगा क्या, हाकिम खां सू। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? हाकिम खां सू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर किसने दी? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर है मेहतर खां। ये एक शहीद था मेहतर खां, और उस मेहतर खां ने प्रताप की सेना के लिए झूठी खबर दे दी गई। प्रताप की सेना में झूठी खबर फैला दी गई थी कि अकबर युद्ध लड़ने के लिए हल्दी घाटी के मैदान में स्वयं आ रहा है, इसलिए सेना में थोड़ी सी क्या मच गई, हलचल मच गई थी। और उसी का कारण था कि प्रताप को युद्ध से जाना पड़ा, क्योंकि सेना में हलचल मची, प्रताप ने भयंकर रूप धारण किया। ठीक है, मान सिंह और प्रताप दोनों के आमने सामने जब हुआ तो उसमें क्या है कि प्रताप का जो भाला है वो उसके होदा को पार करते हुए आगे निकल गया, लेकिन इसका चेतक था प्रताप का, उसका पैर कट गया था, और इस कारण वो प्रताप भी लगभग आधा हो गया था। इस कारण इनसे कहा, तो प्रश्न पूछा जाए आपसे, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर किसके द्वारा फैलाई गई या दी गई? तो वो है मेहतर खां। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं ये याद रखना है, प्रश्न ऐसे इससे उठाकर रख दिया जाए, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर किसने दी थी? आंसर मेहतर खां नामक फिर व्यक्ति आ जाए, सैनिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? देखो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन बोल दिया है कि अकबर ने 1567 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह था। देखो इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया
वहां का शासक कौन था? थोड़ी सी जानकारी, ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि इससे प्रश्न से रिलेटेड थोड़ा और तथ्य हो कि जरूर नहीं यही प्रश्न आ जाए, इससे संबंधित और कुछ आ जाए। ठीक है, 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक था उदय सिंह। ये व्यक्ति था, इसका आंसर तो ये बनता है प्रश्न। लेकिन इससे आगे भी देखिए, जैसे ही अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, ठीक है, उसकी खबर उदय सिंह को मिली। उदय सिंह ने तुरंत ही उस किले को, अर्थात चित्तौड़ के किले को जयमल मेढ़ दिया, यानी मेढ़ता का जयमल था, इस जयमल मेढ़तिया को सौंप दिया था और सौंप करके उदय सिंह स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। ठीक है भाई, तो गिरवा की पहाड़ियों में ये चला गया था और किले को किसको सौंप गया था? जयमल। इसका प्रश्न तो यही पूरा हो जाता है आंसर कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? आंसर हो गया उदय सिंह। लेकिन इससे संबंधित आगे देखिए कि जब आक्रमण किया था उस समय उदय सिंह किले का जो कार्यभार था वो जयमल मेढ़तिया को सौंप कर चला गया। ठीक है, और अब अकबर की सेना का सामना कौन करेगा? जयमल। जयमल के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था पत्ता सिसोदिया। क्या नाम है? पत्ता सिसोदिया। तो जयमल और पत्ता दोनों ने अकबर की सेना का मुकाबला किया था। अकबर की सेना का मुकाबला किया था और मुकाबला करते हुए दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ ये व्यक्ति जब जयमल जख्मी हो गया था, तो कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके जयमल ने युद्ध किया था, अर्थात जयमल ने युद्ध जारी रखा था किसमें? इस अभियान। ठीक है, इसी कारण कल्ला राठौड़ को 4 हाथों को लोक देवता कहा जाता है। 4 हाथों का लोक देवता कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न पूछ लिया गया है, फर्स्ट ग्रेड तक पूछ लिया गया है। पूछा गया 4 हाथों के लोक देवता कल्ला राठौड़ ने किस युद्ध में भाग लिया? ठीक है, अब इससे रिलेटेड चित्तौड़ आक्रमण या चित्तौड़ के युद्ध, ये आंसर कैसे प्रश्न पूछा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है मैंने ये प्रश्न लिखा है कि यही आए तो ही सही करके आए सर, नहीं ये ना आए तो सही करके नहीं, कोई बात नहीं। पूछ दिया जाए कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय अकबर की सेना का मुकाबला किसने किया था? ये प्रश्न पूछ लिया जाए, आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन में उदय सिंह भी आएगा, लेकिन उदय सिंह नहीं, क्योंकि उदय सिंह मैदान छोड़कर जा चुका है, अर्थात चित्तौड़ को छोड़कर जा चुका है। तो इसमें से आएगा जयमल और पत्ता, इन दोनों ने मुकाबला किया। और यह प्रश्न भी कई बार आया है कि अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर का मुकाबला किसने किया? जयमल और पत्ता सिसोदिया ने किया था। तो इस प्रकार जरूरी नहीं है ये प्रश्न आए, ये भी प्रश्न है रिलेटेड इसी से। ठीक है, या फिर यही आ जाए 4 हाथों के लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पूछ लिया जाए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों के लोक देवता क्यों कहा जाता है? ठीक है, और ऑप्शन थोड़ा सा लंबे आ जाए या बड़े रूप में आ जाए तो उसमें यही आएगा। ऑप्शन में जो सही होगा वो यही होगा कि अकबर के आक्रमण के समय
चित्तौड़ पर आक्रमण के समय जयमल को अपने कंधों पर बिठाया था कृष्णकला राठौड़ ने और युद्ध जारी रहा। इस कारण इसे 4 हाथों की लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन की ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत व्याख्या करके चल रहा हूं, जिसका कारण यही है कि उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी कोई आए। ठीक है भाई, इसका आंसर तो क्या था उद्देश्य, लेकिन आगे भी मैंने इसको थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेद के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विवेद के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी रही या राजधानी बनाई। आंसर आएगा चावड़। लेकिन ये हुआ है, इसका आंसर ये हुआ चावड़। ठीक है भाई, ध्यान देना, इस चावड़ में ही चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया था। चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया था। अब इसके बाद में इसी एक प्रश्न और निकलता है, कौन सा? चित्रशैली। तो वो प्रश्न लिखता है, मेवाड़ की चित्रशैली का प्रारंभ है। ये प्रश्न भी निकलता है इससे संबंध में। मेवाड़ की चित्रशैली का प्रारंभ है चावड़ से, अर्थात मेवाड़ की जो चित्रशैली है उसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? चावड़ से माना जाता है। प्रश्न आए या चामुंडा माता के मंदिर से माना जाता है। प्रश्न आए, जरूरी नहीं है एक रूप में आए, कई रूपों में आ सकता है, लेकिन रिलेटेड आएगा। अब मैं इसीलिए तो प्रश्न से रिलेटेड और चीजें बता रहा हूं। निभागी डायरेक्ट ही बोलता द्विवेद के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी थी चावड़। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे संबंध दीजिए कि चावड़ में ही चामुंडा माता का मंदिर है और वहीं से मेवाड़ की चित्रशैली का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अब ये जो युद्ध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कई बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, ये पुलिस में तो पूछा ही आएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है द्विवेद का युद्ध। और क्या पूछा गया है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, ये पूछ लिया गया। मेवाड़ का मैराथन किसे या किस युद्ध को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है द्विवेद के युद्ध को। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। द्विवेद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया आपका। द्विवेद के पश्चात महाराणा प्रताप, द्विवेद के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी चावड़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है?
घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? ठीक है भाई, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाता है अबुल और फजल, ये आंसर हो जाता है अबुल फजल। ठीक है, लेकिन अब मैं इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जितने व्यक्तियों ने उपनाम दिए वो मैं सारे लिख देता हूँ, कोई भी आ जाए आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कोई सा भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा है, बदायूं ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, तो मैं यहाँ सारे लिख देता हूँ। इसके उपनाम देखो, उपनाम गोविंदा का युद्ध, गोविंदा का युद्ध उसने कहा है बधाई में। गोविंदा का युद्ध उसने कहा है बधाई में, गोविंदा का युद्ध कहा है। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपल्ली इसने कहा है कर्नल जेम्स टॉड, इसके द्वारा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध उसने कहा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और खमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? अबुल फजल। गोविंदा का युद्ध बदायूं ने, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने, बादशाह बाग का आदर्श लाल श्रीवास्तव। ध्यान दीजिए, ये जो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था, बदायूं में सब उपस्थित था, और इसने इस युद्ध के खुद से दाढ़ी या दाढ़ी सनी थी, अर्थात इन्होंने उस युद्ध के खून को अपनी दाढ़ी में लगाया था। इसने बदायूं में। तो ये हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित जो भी उपनाम सारे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है कि आए खमनौरी आए, गोविंदा जाए, ठीक है, बादशाह बाग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका आपको पता है, ये 1506। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया या कितने वर्षों तक राजगद्दी पर रहे? पूछ लिया जाए, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? महाराणा
प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तीन ऑप्शन। यहां लगभग 25 वर्ष, यहां लिख दो 57 वर्ष, और यहां लिख दो 32 वर्ष। ठीक है भाई, ये अब देखिए ये जो प्रश्न है रेंज में आर्टेड हाउस में उसमें आया था, लेकिन ये प्रश्न नहीं आया था। प्रश्न आया था महाराणा प्रताप मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे, और वो आपको दिखाई दे रहा है 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ है प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो ये कंफ्यूज है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट चले और एक लगा दे 57 पर, नहीं, ये आंसर होगा इसका 25 वर्ष, क्योंकि महाराणा जो प्रताप थे उन्होंने 1572 ईस्वी में तो क्या किया था, शासन प्रारंभ किया। यानी क्या हुआ था, राज्याभिषेक, ये राज्याभिषेक हुआ 1572 ईस्वी में। मैंने बताया था महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक वो था, दूसरा अमरगढ़। तो यहाँ राज्याभिषेक हुआ 1572 में। उस समय महाराणा प्रताप की आयु लगभग 32 वर्ष की आयु थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिए 72 में राज्याभिषेक हुआ, उस समय वो 32 वर्ष के थे, और 32 प्लस 25 बराबर 97। तो लगभग 1597 में खत्म हुई, तब इन्होंने जो शासन किया वो हुआ इनका 25 वर्ष। 32 वर्ष का राज्याभिषेक हुआ, 97 खत्म हुए, तब 25 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, वही दूसरे रूप में प्रश्न दे दिया जाता है महाराणा प्रताप मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे, तब आंसर आएगा 57 वर्ष थे, क्योंकि ये प्रश्न आया था। तो दोनों अलग अलग है। अगर पूरा देखा जाए कितने वर्ष तक शासन किया, 25 वर्ष तक। कितने वर्ष तक जीवित रहे, 57 वर्ष तक। अलग अलग है दोनों, और दोनों को ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंसी यही है। ठीक है भाई, इसके बाद में हाँ, और ज्यादा जानकारी प्रताप के बारे में, जन्म है, मृत्यु है, तो इनके बारे में अगर जानकारी है तो वो भी आप ध्यान रखें। 15 जनवरी 1597 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु, और 9 मई 1540 ईस्वी को इनको क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभा की माता का नाम क्या था, सौभाग्यवती। तो ये तो आप ऐसे जानते हैं। राणा कुंभा को राजस्थान का अपना भ्रष्टाचार्य कहा जाता है, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु। हाँ, एक प्रश्न है, कृष्णा कुमारी विवाद, सॉरी ये विवाद नहीं हुआ, कृष्णा कुमारी का संबंध किस राज्य से है या किससे है? ऑप्शन में आएगा नंबर 1 मेवाड़, मारवाड़, आमेर, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो पढ़ा, कृष्ण कुमारी विवाद पढ़ा था। कृष्ण कुमारी
ये कृष्ण कुमारी मेवाड़ से है। इसका संबंध है मेवाड़ के राजा महाराणा भीम सिंह की पुत्री, जो मारवाड़ के भीम सिंह से जिसकी क्या की जाती है, सगाई की जाती है। तो वो ये पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है भाई, तो कृष्ण कुमारी का संबंध किस से है, मेवाड़ से। इसके बाद में आता है जैत सिंह के द्वारा, जैत सिंह के द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया गया। जैत सिंह के द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया गया। ठीक है भाई, जैत सिंह के द्वारा दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया गया। इसका आंसर आएगा इल्तुतमिश। पूछे जाए इससे संबंधित कि जैत सिंह के द्वारा दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में पराजित किया गया, क्या है, तो वहां पर आप पढ़ना उताला का युद्ध। तो जैत सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में युद्ध हुआ था, उसका नाम उताला का युद्ध। और उस युद्ध में जैत सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था, जिससे इल्तुतमिश नाराज हो गया, गुस्सा आई और उन्होंने नागदा को पूरी तरीका से बर्बाद कर दिया था। और जैसे नागदा को जब इल्तुतमिश ने बर्बाद कर दिया, जैत सिंह ने नागदा के स्थान पर राजधानी किसको बना दी, चित्तौड़ को बना दी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैत सिंह के द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया, इल्तुतमिश को पराजित किया। कौन से युद्ध में, उताला के युद्ध। ठीक है, और उसके बाद में ही राजधानी क्या बनाई जैत सिंह ने, चित्तौड़ बनाई थी। ठीक है भाई, तो ये इसके बाद में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। कौन सी युद्ध में, जवेद युद्ध में, ये मैं पिछले उसमें बता दिया। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, इसकी जो कहां से है, रसिक रियाज, इसे रसिक रियाज। एक प्रश्न और है, देखो भाई, एक किंवदंती के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक किंवदंती के अनुसार, किंवदंती के अनुसार रानी कर्मावती ने अपनी सातार्थ राखी किसे भेजी, तो राखी किसे भेजी, हुमायूं के लिए भेजी थी। ये लगभग सब जानते हैं। अब रानी कौन सी थी, कर्मावती। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, किंवदंती के अनुसार, किंवदंती के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। और आंसर आप सभी जानते
लगभग कर्णावती या कर्मावती, ये रानी। इसके बारे में हम जानते हैं कि 1534-35 ईस्वी में जब बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो वहां उस समय चित्तौड़ का जो रक्षक था वो था विक्रमादित्य, अर्थात कर्मावती का पुत्र, अर्थात आप कहें कि राणा सांगा का पुत्र, ठीक है। तो राणा सांगा की पत्नी है कर्मावती, तो उसका पुत्र था विक्रमादित्य। तो उस समय शासक कौन था? विक्रमादित्य, ठीक है। कमजोर बालक था, इसलिए कमजोर ऐसा हाथ देख करके बहादुर शाह दिल्ली का गुजरात का शासक इस पर आक्रमण करना चाहा। और उस समय जब उन्होंने पहली बार आक्रमण किया तो वापस भेज दिया, लेकिन दोबारा आक्रमण करने के लिए आया। तो उससे पहले ही, आक्रमण से पहले रानी कर्मावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं सहायता करने के लिए उस समय नहीं आया था, लेकिन लेट आया, तब तक खेल खत्म हो चुका था। तो ये ध्यान रखना किंवदंती के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद में अगर प्रश्न पूछा जाए खानवा का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को, ठीक है। बाबर और सांगा के मध्य में। और खानवा कहाँ है? वास तहसील भरतपुर, ये ठीक है भाई। लगभग मैं जो क्वेश्चन निकाल रहा हूं, खोज रहा हूं, या जो भी जहां से लिए किताब वगैरह जो भी है, तो वो मेरे इंपोर्टेंस क्वेश्चन लिए। और ये जो क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं है कि 20, 30, 25 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आप चाहे तो लगभग 30 क्वेश्चन है तो 100 बना लीजिए, 20 क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को कई रूपों में बताया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए महाराणा अक्रमाद से संबंधित एक क्वेश्चन और मुझे बताने हैं आपको कि देखो विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? क्वेश्चन। तो इसमें अगर शासक पूछे तो राणा या महाराणा कुंभा, ठीक है, इसके साथ। लेकिन अगर इस विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछे तो जैता। और जैता के 3 पुत्र हैं जो मैंने पढ़ाए थे, नापा, पौमा और पुंजा, ये पुत्र जैता के 3 पुत्र, नापा, पौमा और पुंजा, ये 3 पुत्र हैं। ये इसके वास्तुकार है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के समय। अब ये भी पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया कुंभा ने, तो वो है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर विजय कब हुई थी? 1437 ईस्वी में। किसको हराया था? महमूद खिलजी सेकंड को हराया था। किसने? राणा कुंभा ने। और उसके उपलक्ष्य में बनवाया था क्या? विजय स्तंभ। इससे दूसरा नाम है इसका कीर्ति स्तंभ, ठीक है। इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ पर एक कीर्ति प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कीर्ति प्रशस्ति लिखी हुई है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 2016 की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी, 2016 की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उसमें आया था यहाँ से एक प्रश्न, और वो प्रश्न आया था कीर्ति
स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया था। फर्स्ट GRADE फर्स्ट ग्रेड 2016 वो एग्जाम दिया था हमने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? अब इसका आंसर होगा अत्रि व उसका पुत्र महेश। अत्रि व इसका पुत्र महेश ये इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचनाकार। अब इसमें ऑप्शन में आ जाए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे। अब ये पूरा नहीं है, डायरेक्ट आ जाए। ऑप्शन ए महेश, ऑप्शन बी जैथा, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी पूपा। ये आ जाए तो आपको करके आना है महेश। और अगर पूरा ही आ जाए अत्रि पुत्र महेश तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार ये राजस्थान जो मेवाड़ी इतिहास से संबंधित जो कुछ प्रश्न थे वो प्रश्न मैंने आपको बताए, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बना सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुमार। वास्तुकार कौन थे? निकल गया आपका जैता, ठीक है। विजय स्तंभ कब क्यों बनवाया गया? सहारनपुर विजय के उपलक्ष्य। सहारनपुर विजय कब हुई? 1437 ईस्वी, ठीक है। कीर्ति स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी हुई है, उसके रचनाकार कौन है? अत्रि पुत्र महेश। एक और प्रश्न बनता है आबुल बाबुल की संधि कब हुई? 1453 ईस्वी को आबुल बाबुल की संधि, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रश्न और पद्मावत रचना। पद्मावत रचना या पद्मावत ग्रंथ की रचनाकार हैं? ये प्रश्न पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार हैं। कई एग्जाम पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। ये रचना कब रची गई या इसको जो लिखा गया, इस ग्रंथ को कब लिखा गया? 1540 ईस्वी पद्मावत ग्रंथ की रचना हुई। उस समय दिल्ली का शासक कौन था जब ये पद्मावत रचना लिखी गई? उस समय दिल्ली का शासक था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के समय आपको पता है चौसा का युद्ध, ठीक है। और चौसा के युद्ध के बाद में बिलग्राम चौसा युद्ध हुए थे। इसके बाद में हुमायूं को हरा कर शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। तो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। इसमें किसका वर्णन है? रतन सिंह की रानी डायरेक्ट पद्मिनी। इसमें रतन सिंह की रानी पद्मिनी का वर्णन है। इसमें पद्मावत ग्रंथ, ठीक है भाई। तो ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बाकी आप भी क्वेश्चन उसमें से खोजें जो मैंने पढ़ाया है, वीडियो पढ़ाई है, उनमें से निकालें, देखें और नए नए क्वेश्चन निकालें, जिससे कि ये हो कि कोई भी प्रश्न आए तो एग्जाम में वो प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहे, अर्थात उस प्रश्न को आप करके ये इम्पोर्टेंट है। तो व्यवहार से, और जैसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरा जो विचार है, चाहे और भी प्रश्न पढ़े जाएं और कितने पढ़े जाएं, हालांकि मैं ऐसे ज्यादा वो विश्वास से ये नहीं कहूंगा कि नहीं वो पढ़ा दिया उसमें से आएगा,
लेकिन जो ये क्वेश्चन बताए हैं लगभग ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे निश्चित रूप से। आप बस एक बार अच्छी तरीका से प्रश्न को पढ़ें और ऑप्शन देख करके आंसर करें। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न है आपके सामने दिए हैं बना के जो भी है तो वो आपके समझ में भी आए होंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें, कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। और सभी से यही विनती है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए कि हमारे अगर सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो जाएंगे तब हम अपनी लाइव क्लास चालू कर देंगे और लाइव क्लास चालू कर देंगे तो हम आपके सामने फेस टू फेस आएंगे। ठीक है, जिससे जो भी क्वेश्चन या हम पढ़ा रहे हैं उसका सॉल्यूशन तुरंत ही, क्यों? क्योंकि जब आप हमारे सामने होंगे लाइव पर तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपने पूछे सर प्लीज ये इसका आंसर दो, तो हम उसको तुरंत ही सॉल्यूशन देंगे वहीं पर। तो लाइव से ये फर्क पड़ता है। और हम भी सोच रहे हैं जल्दी ही लाइव आए, तो लाइव आने के लिए क्या है, लगभग कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। अब उन 1000 सब्सक्राइबर को कौन बढ़ाएगा? उन 1000 सब्सक्राइबरों को आप ही बढ़ाएंगे। जो भी स्टूडेंट है एक दूसरे से शेयर करवाएंगे, एक दूसरे से कहेंगे, तो तब ही अपने क्या है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और तो यही उम्मीद करता हूँ अधिक से अधिक सब्सक्राइबर भी बढ़ पाए और लाइक और शेयर, ठीक है, ये चीजें करना है। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार।